कहानी शुरू होने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो, ये जो टून वीआईपी हॉरर चैनल है ना, ये कोई आम यूट्यूब चैनल नहीं है। यहाँ डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है। अगर दिल कमजोर है तो सोच लो, और अगर हिम्मत है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो रातों की नींद उड़ा सकती है। कहानी भूतिया रेलवे क्रॉसिंग। साल 1985 की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में स्थित एक पुरानी रेलवे क्रॉसिंग थी जो अक्सर सुनसान रहती थी। उस रेलवे क्रॉसिंग पर एक पुरानी ट्रेन का मलबा पड़ा हुआ था, जिससे वहां आने जाने वाले लोग अक्सर डरते थे। एक रात गांव का एक ट्रक ड्राइवर रामू अपनी गाड़ी से एक दूरदराज के शहर में जा रहा था। रास्ता बहुत सुनसान और वीरान था। जैसे ही वो उस भूतिया रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचा, उसकी गाड़ी अचानक रुक गई। रामू ने कई बार कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट नहीं लिया। उसने देखा कि रेलवे क्रॉसिंग पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी है, जिसकी लाइटें मध्यम हो रही थी। ट्रेन के पास एक बूढ़ी महिला खड़ी थी, जो रामू को देखकर उसे आवाज दे रही थी। रामू ने डर के मारे गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई और उस महिला की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने महिला के पास पहुंचने की कोशिश की, वो महिला अचानक गायब हो गई। रामू तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से भाग निकला। जब वो गांव वापस पहुंचा, तो उसने अपने गांव वालों को उस रात की घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने बताया कि उस रेलवे क्रॉसिंग पर कई साल पहले एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उस दुर्घटना में मारे गए लोगों में से एक महिला की आत्मा हर रात उस रेलवे क्रॉसिंग पर दिखाई देती है। रामू आज भी उस रात की घटना को नहीं भूल पाया। उसने ठान लिया कि वह कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। रामू ने उस रात की घटना के बाद कभी उस रास्ते से नहीं गुजरने का निश्चय किया। लेकिन समय के साथ उसकी जिज्ञासा उस रहस्यमयी रेलवे क्रॉसिंग के बारे में और बढ़ती गई। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों के साथ उस रेलवे क्रॉसिंग की सच्चाई जानने के लिए जाएगा। रामू और उसके 3 दोस्त, जो उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते थे, एक रात उस रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अचानक मौसम बदलने लगा और घने बादल छा गए। रामू ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम में से किसी ने उस रात की घटना का अनुभव किया है, तो हमें अब इसका सामना करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग पार करने की कोशिश की, अचानक एक तेज हवाओं का झोंका आया और वे सब ठिठक गए। तभी उनकी आंखों के सामने वही बूढ़ी महिला दिखाई दी, जो उस रात रामू को बुला रही थी। महिला ने धीमे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रामू और उसके दोस्त डर के मारे वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन उस घटना के बाद रामू ने महसूस किया कि उस महिला की आत्मा अभी भी अपने अनकाम के लिए वहाँ है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे हर साल उस रेलवे क्रॉसिंग पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। इस प्रकार रामू और उसके दोस्तों ने उस रहस्यमयी रेलवे क्रॉसिंग की सच्चाई को जानने की कोशिश की और एक नई शुरुआत की। अधूरी आत्मा की पुकार। रामू और उसके दोस्तों ने उस रात के बाद फैसला किया कि वे गांव के पुराने रिकॉर्ड और बुजुर्गों से पूछकर जानने की कोशिश करेंगे कि उस महिला की आत्मा को आखिर शांति क्यों नहीं मिल रही। वे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित हरिप्रसाद के पास गए। पंडित जी ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली और कहा, वो महिला, जिसका नाम शारदा था, इस गांव की ही रहने वाली थी। वो हर रोज अपने बेटे को स्कूल छोड़ने उस ट्रेन में जाती थी। जिस दिन वो हादसा हुआ, शारदा का बेटा भी उसी ट्रेन में था। ट्रेन पलट गई और शारदा अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते खुद भी मर गई। रामू की आंखें नम हो गई।
अब उन्हें समझ आया कि हर रात शारदा क्यों रेलवे क्रॉसिंग पर दिखाई देती है। वो आज भी अपने बेटे को ढूंढ रही है। पंडित जी ने एक उपाय बताया, अगर तुम लोग उस जगह एक पूजा और दीप दान करोगे और शारदा की आत्मा से उसके बेटे की मुक्ति का संदेश दोगे तो शायद वो आत्मा शांत हो जाए। अगली पूर्णिमा की रात रामू और उसके दोस्तों ने वही किया। उन्होंने क्रॉसिंग पर दिया जलाया, फूल चढ़ाए और एक संदेश बोला, शारदा माँ, आपका बेटा अब दूसरी दुनिया में शांत है। आप भी अब शांति से विश्राम कीजिए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक ठंडी हवा चली और ट्रेन की मध्यम लाइटें हमेशा के लिए बुझ गईं। उसके बाद से कभी किसी ने उस रेलवे क्रॉसिंग पर शारदा की आत्मा को नहीं देखा। क्या आप चाहेंगे कि इसका अंतिम भाग बनाऊं, जिसमें कुछ नया ट्विस्ट या खुलासा हो? सच का दूसरा चेहरा। पूजा के बाद सब कुछ शांत हो गया था। शारदा की आत्मा अब नहीं दिखती थी। गांव वाले भी अब बेखौफ रेलवे क्रॉसिंग पार करते थे। लेकिन एक रात जब रामू अकेले अपने खेत से लौट रहा था, उसे रेलवे ट्रैक के पास किसी बच्चे की कांपती आवाज सुनाई दी, माँ, मुझे मत छोड़ो माँ। रामू रुक गया। उसकी रूह कांप गई। क्या यह शारदा के बेटे की आत्मा थी? अगली सुबह रामू ने पंडित हरिप्रसाद से फिर मुलाकात की, लेकिन इस बार पंडित जी की आंखों में एक अजीब डर था। रामू ने जोर दिया, पंडित जी, क्या शारदा का बेटा वाकई मर गया था? पंडित जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, शायद वो मरा नहीं था, शायद वो गायब हो गया था। अब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। रामू और उसके दोस्तों ने गांव के पुराने कागजों की छानबीन की और एक पुरानी रिपोर्ट मिली, जिसमें लिखा था कि हादसे के बाद एक बच्चे की लाश नहीं मिली थी। फिर एक शॉकिंग सच सामने आया। हादसे के दिन एक अजनबी आदमी उस बच्चे को गोद में लिए जंगल की ओर जाता देखा गया था, लेकिन उसकी पहचान कभी नहीं हुई। शायद शारदा की आत्मा को इसलिए शांति नहीं मिली थी क्योंकि उसका बेटा मरा नहीं था, उसे किसी ने अगवा कर लिया था। अब रामू और उसके दोस्तों के सामने एक नया मिशन था, शारदा के बेटे का असली सच जानना, उस आदमी को ढूंढना जो उसे ले गया था, और ये पता लगाना कि क्या वो लड़का अब भी जिंदा है। जंगल की परछाई। रामू और उसके दोस्तों को अब यह यकीन हो चला था कि शारदा का बेटा मरा नहीं था, उसे किसी ने अगवा कर लिया था। अब उन्होंने तय किया कि वे उस जंगल की ओर जाएंगे जहां आखिरी बार उस आदमी को देखा गया था। जंगल का रहस्य। अगले दिन सुबह सुबह रामू, शेखर और बिट्टू टॉर्च और लाठी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। पत्तों की सरसराहट के बीच दूर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, मानो कोई बच्चा अकेला खेल रहा हो। जैसे ही वे गहराई में पहुँचे, एक पुराना टूटा फूटा झोपड़ा मिला। झोपड़े की दीवारों पर बच्चों की कच्ची तस्वीरें बनी थी, लेकिन उनमें एक चित्र ऐसा था जिसमें एक औरत शारदा जैसी दिखती एक बच्चे को गले लगाती दिख रही थी। रामू ने फुसफुसाकर कहा, यह वही बच्चा है, शारदा का बेटा। बूढ़ा सन्यासी। झोपड़े से एक अजीब सा बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा झुर्रियों से भरा। उसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रामू ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम शारदा के बेटे को ढूंढ रहे हैं। उस बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, वो अब यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी यादें अब भी इस जंगल में हैं। फिर उसने एक रहस्य बताया। जिस दिन ट्रेन हादसा हुआ, मैं जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था। तभी मुझे एक बच्चा मिला, खून से लथपथ। मैं उसे अपने झोपड़े में लाया, लेकिन वो बोलता नहीं था। कुछ दिन बाद एक आदमी आया।
और कहने लगा कि वो उस बच्चे का चाचा है। मैं समझ नहीं पाया और उसे बच्चा दे दिया, लेकिन उसके बाद वो बच्चा कभी नहीं दिखा और हर रात झोपड़े के पास उसकी आवाजें आती रहीं। भयानक मोड़। जैसे ही रामू ने झोपड़े के पीछे देखा, उसे जमीन में आधा दबा एक पुराना स्कूल बैग मिला। बैग पर नाम लिखा था मनु शारदा। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े आदमी ने डरते हुए कहा, शायद वो आदमी उसका चाचा नहीं था। शायद उसने मनु को कभी बाहर नहीं जाने दिया। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। रामू अब जान गया था कि शारदा की आत्मा को शांति तो मिली थी, लेकिन उसका बेटा अभी भी कहीं बंदी हो सकता है या उसकी आत्मा भटक रही है। अब उनकी तलाश शुरू हुई मनु की आत्मा या उसके जिंदा होने के सबूत की। मनु जिंदा है। रामू और उसके दोस्तों के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मनु अब भी जिंदा है या फिर उसकी आत्मा ही जंगल में भटक रही है? पुरानी डायरी का सुराग। रामू ने झोपड़े के अंदर एक पुरानी लोहे की पेटी देखी, जिसमें धूल से भरी एक फटी हुई डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने कांपते हाथों से पलटते हुए उन्होंने एक पेज पर कुछ पढ़ा। मैंने बच्चे को अपने पास रखा है। उसे दुनिया की नजरों से बचाना है। वो खास है। अगर किसी को पता चला तो वो उसे मुझसे छीन लेंगे। नीचे हस्ताक्षर था, आरजी। शेखर ने कहा, ये आरजी कौन है? गांव में इस नाम का कोई नहीं। अस्पताल की फाइलें। रामू ने एक चाल चली। वो और बिट्टू गांव के पुराने सरकारी अस्पताल गए, जहां दुर्घटना के दिन घायल लोगों की रिपोर्ट फाइल हुई थी। रजिस्टर में लिखा था, नाम राम गोपाल गुप्ता, आरजी, सिर पर गंभीर चोट, साथ में एक अज्ञात बच्चा। रामू चौंक गया। आरजी वही आदमी था जिसने मनु को अगवा किया था। छुपा हुआ सच। राम गोपाल अब गांव से बहुत दूर पहाड़ियों में रहता था, एक वीरान सी कोठी में। रामू, शेखर और बिट्टू उस रात वहीं पहुँचे। कोठी में हर तरफ धूल, जाले और अंधेरा था, लेकिन एक कमरे से रोशनी आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक 23 से 24 साल का लड़का बैठा था, खोया खोया, खामोश। रामू ने धीरे से पूछा, तुम मनु हो? लड़के ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। पलटवार। तभी पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया, तुम सबको उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगा। राम गोपाल हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कमरे में घुस आया। उसकी आंखें पागलपन से भरी थी। मनु मेरा बेटा है। वो अब मेरी दुनिया है। दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया, अब ये नहीं। रामू ने फुर्ती से कुल्हाड़ी को एक तरफ फेंका और शेखर ने राम गोपाल को पकड़ लिया। पुलिस की मदद और आत्मा की राहत। अगले दिन पुलिस आई। राम गोपाल को गिरफ्तार किया गया और मनु को अस्पताल ले जाया गया। धीरे धीरे इलाज से उसकी याददाश्त लौटने लगी। जब रामू ने उसे शारदा की तस्वीर दिखाई, वो फूट फूट कर रो पड़ा। ये मेरी माँ है। वो मुझे रोज स्टेशन छोड़ने आती थी। पूर्णिमा की रात दोबारा। उस रात फिर पूर्णिमा थी। रामू ने रेलवे क्रॉसिंग पर वही दिया जलाया, लेकिन इस बार मनु साथ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। हवा में एक हल्की सी मुस्कान की आहट थी। रेलवे क्रॉसिंग की वो बुझ चुकी लाइट एक बार के लिए फिर से टिमटिमाई और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। अब अधूरी आत्मा की पुकार पूरी हो चुकी थी।